बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदीद। पाकिस्तान की सियासत में फ़ॉरेन फंडिंग और फ़ॉरेन कंपनियों का किरदार बहुत अहम होता जा रहा है। पाकिस्तान की अपोजिशन जमातें कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने एक एहतजाजी मुजाहरा करेंगी और उनका मुतालबा ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फ़ॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जल्द अज जल्द किसी फ़ैसले का ऐलान करे। और आज तमाम दिन हुकूमत के कुछ वज़रा और मशीर जो हैं वो ब्रॉडशीट केस के बारे में बात करते रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है और कोई इस पर ब्रीफिंग दे रहा है, और सबका ये ख्याल है कि ये जो ब्रॉडशीट केस है ये दरअसल पाकिस्तान की जो बड़ी अपोजिशन जमातें हैं उनके खिलाफ एक चार्जशीट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉरेन फंडिंग केस और ब्रॉडशीट केस क्या इनका कोई आपस में ताल्लुक है, और क्या एक ब्रॉडशीट केस जो है ये अपोजिशन के खिलाफ एक बहुत बड़ी चार्जशीट है और फॉरेन फंडिंग केस हुकूमत के खिलाफ बहुत बड़ी चार्जशीट है, या दोनों जो है ये हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे जो पहले सामने नहीं आए। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़रख हबीब साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं और इस फॉरेन फंडिंग केस के रूह रवा भी है। हमने आज दावत दिया जनाब मोहसिन बेग साहब को जो सीनियर सहाफ़ी हैं, ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी के सरबराह है, और इस सारे मामले में इनका क्या किरदार है ये भी आज हम सामने लेके आएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वकील भी हैं, और इस मामले पे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब से भी बात करेंगे। फ़रख हबीब साहब, सबसे पहले ये बताइए कि आज आपने भी गुफ्तगू की है बड़ी इस पर। मेरे पास कुछ सरकारी दस्तावेज़ात हैं, इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के मीटिंग मिनट्स हैं, इनसे तो ये पता चलता है कि ये नवंबर 2020 में हुकूमत ने खुद ये एक कमेटी इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में ये तय कर लिया था कि ये हमने ब्रॉडशीट के को ये पैसे देने हैं, और ये पैसे मुंतकिल भी कर दिए गए। लेकिन अब जब वो पैसे जो हैं वो बरतानवी अथॉरिटीज़ के कब्ज़े में आ गए हैं तो एलाइट बैंक के ख़िलाफ़ इंक्वायरी हो रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। तो ये अब जब खुद हुकूमत ने ये पैसे ट्रांसफ़र किए वहाँ पे, तो इंक्वायरी किस बात की कर रहे हैं आप? देखें मीर साहब, बात यह है कि जो ब्रॉडशीट का मामला है, पहली बुनियादी चीज़ तो इसमें बड़ा क्लियरिटी होनी चाहिए। ना ब्रॉडशीट को हमारी हुकूमत ने हायर किया था, ना इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन किया था। हमारा इसमें बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है। ये जितना भी मामला सामने आया, इसके ऊपर जितनी भी बात कर लें, आज जो कौम को कीमत अदा करना पड़ रही है, ये कोई इमरान खान के गुनाहों की कीमत नहीं है। ये इनके किए हुए गुनाह हैं जिसके ऊपर मुशर्रफ ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, इनको एनआरओ मिल गया, ब्रॉडशीट का काम पीछे हट गया, ब्रॉडशीट ने क्लेम फाइल कर दिए, 2009 में आर्बिट्रेशन में चले गई, 2016 में पीएमएलएन की हुकूमत में रुपयों का फैसला होता है, 2018 में उसकी क्वांटम का फैसला होता है। हम तो उसके खिलाफ अपील के लिए गए ना कि किसी तरह ये पैसे ना देने पड़े, ये कौम के पैसे हैं, हमें ना अदा करने पड़े। लेकिन इससे एक चीज़ वाज़े होती है कि कौम को $29 मिलियन की एनआरओ की कीमत अदा करनी पड़ी। यानी जब भी एनआरओ होता है उस एनआरओ की एक कीमत होती है, तो मुशर्रफ दौर में एनआरओ दिया गया, तो मुशर्रफ दौर में जो नैब का प्रोसिक्यूटर जनरल था वो कौन था? शहजाद अकबर हो गए। मुशर्रफ दौर में जो एक बहुत बड़ी इत्तेहादी जमात थी मुशर्रफ साहब की, वो MQM थी, और उसमें फ़रोग नसीम साहब भी शामिल थे जो मुशर्रफ साहब के भी वकील थे, आपके वज़ीर कानून है। तो आज की तहरीक इंसाफ अपने आप को परवेज़ मुशर्रफ से अलहदा तो नहीं कर सकते? देखें, आप डिसोन तो ना करें उनको। देखें बात यह है, अलहदा क्यों नहीं कर सकते? देखें बात यह है कि किसी जगह के ऊपर हमारी पार्टी के जो सरबराह हैं वो इमरान खान साहब हैं, किसी जगह के ऊपर खान साहब का उस दौरानिये के हवाले से अगर कोई किरदार है तो वो आप बताएं। माजी में इस तरह आप बात करेंगे तो हर इशू में बहुत सारे किरदार हैं जो किसी जगह के ऊपर थे। बिल्कुल सही, जाहिद हामिद साहब मुशर्रफ के साथ थे, बाद में वज़ीर कानून पीएमएलएन के अंदर भी थे, बेशुमार ऐसे नाम है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूं कि हमें हकायक और फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। एनआरओ का कौम को नुकसान हुआ, पैसे देने पड़े, बरतानिया के कानून कवानीन है आपकी, वो फिर उनके फैसले ना लागू करें तो उसके आपको नताइज का भी पता है। फिर आपकी इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज भी हैं, वो तमाम चीजें हैं। ये जो ना, मैं एक सादा सी बात बताऊं, आप देखें कि कारके के अंदर क्या हुआ, जो टर्किश के साथ था उसके ऊपर भी जुर्माना हुआ, वो भी तो इमरान खान साहब ने कोशिश की निगोसिएशन करने की, उसमें हमारी बचत हो गई।
टर्किश हमारा बरादर मुल्क है, किरदार अदा किया, वो पैसे देने नहीं पड़े। यहाँ पर तो रेकोडेक के केसेस हमारे गले पड़े हुए हैं, कितने इंटरनेशनल केसेस गले पड़े हुए हैं जो माजी की हुकूमतों की नाहलियों की वजह से आज अगर उसका गिलास इन्होंने तोड़ा है उसका हिसाब इमरान खान देगा। अच्छा, आप इनको जानते हैं? आपके साथ बैठे हैं मोहसिन बेग साहब। जी बिल्कुल, मारूफ शख्सियत है और इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं। नहीं, बटके जो है वो हमारे भी करीब है। वाह 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 वाह, क्या बात है। अच्छा जी मोहसिन बेग साहब, आप बड़े अरसे बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। ये बताइए कि ये सारा जो ब्रॉडशीट का मामला है, इसमें मुझे पता चला है कि आपका भी बड़ा किरदार है। नहीं, मेरे सब उस तरह तो किरदार नहीं है। आप इनको पाकिस्तान लेके आए, इनके बंदों के, इनके नुमाइंदों को आप इमरान खान साहब के पास ले गए थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं। थोड़े से फैक्ट्स क्लियर बताएं ना, बताएं बताएं। ब्रॉडशीट के जो मालिक हैं कावे मुसावी, जफर अली क्यूसी जो हैं वो उनके नुमाइंदे नहीं थे। अच्छा। ये बैरिस्टर हैं, बड़े प्रोमिनेंट लॉयर हैं, बड़े इज़्ज़त वाले आदमी हैं। इन्होंने और इनके साथ शाहिद इकबाल साहब, ही इज़ आल्सो बैरिस्टर इन लंदन, इंग्लैंड में। तो ये तो बेचारे खान साहब की मोहब्बत में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चाह रहे थे कि हम वो जो लूटी हुई दौलत है उसमें, और जो लिटिगेशंस हैं इंटरनेशनल जिसमें पाकिस्तान फंसा हुआ है, उसमें नई गवर्नमेंट को मदद करें। उसके लिए ये यहाँ आए। इन्होंने खान साहब, मैंने इनकी मीटिंग करवाई, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपने इमरान खान से जफर अली साहब की मीटिंग करवाई। उसमें असद उमर साहब भी थे, उसमें हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक साहब भी थे। और उन्होंने जो भी इंटरनेशनल लॉज चेंज हुए जिसके तहत अब क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और इल गॉटन मनी को पकड़ना ज़रा आसान है, वो जफ़र साहब ने खान साहब को बताया। खान साहब बस एग्रीड कि ये चीज़ें हमें आगे लेके चलनी चाहिए, जहाँ पाकिस्तान का लूटा हुआ पैसा है उसको वापस लाया जा सके। तो उस सिलसिले में उसके बाद जफ़र अली जब यहाँ से वापस लंदन गए तो उनके एक दोस्त ने मुसावी साहब से उनकी मुलाकात करवाई, जहाँ से पता चला कि ब्रॉडशीट का ये इशू है। वो ये जो मुसावी साहब है, इन्होंने जो स्टेटमेंट जारी की है वो मीर साहब आधा सच और आधा झूठ है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाने की कोशिश की और अपने फेवर में जो स्टेटमेंट दी है। तो ये तो आजकल जो रोजाना कहीं ना कहीं इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आधा सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत बयानी की है। उन्होंने फैक्ट्स बयान नहीं किए। अब मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जफ़र अली क्यूसी ने जब इनसे बात की तो ही वॉज एग्रीड ऑन अ लेस अमाउंट ऑफ मनी जो अभी हमारी गवर्नमेंट ने पे की है। कितनी थी वो 17 मिलियन थे। 17 मिलियन पाउंड, डॉलर। ठीक है जी। और उसमें भी मैं मीर साहब आपको बता दूं कि मुसावी साहब ने जफ़र अली साहब को भी ऑफर की कि आप उसमें 2 मिलियन डॉलर रख लीजिएगा। तो ये ऑफर कट था या रिश्वत? रिश्वत, यस, रिश्वत समझ ले। लेकिन जफ़र अली इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन। वहाँ पे बड़े क्यूसी जो हैं बड़े लॉ के तहत चलते हैं, तो ही रिफ्यूज़। और उन्होंने कहा ये इज़ अ क्रिकेट मैन, स्कीम बना के लूटना चाहता है। और उसके बाद उनकी जितनी भी जफ़र अली की क्यूसी की जो एफर्ट्स थी वो तहरीक इंसाफ की नई गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए थी कि अगर उनके कोई इंटरनेशनल लिटिगेशंस हैं उसमें वो हेल्प कर सकें। लेकिन मुसावी साहब ने जो पिक्चर पेश की है वो झूठ है। और जहाँ तक इस गवर्नमेंट का तल्लक है, इन्होंने जिस तरीके से मुसावी को हीरो बना के पेश किया है और सारा मलबा नून लीग पे और अपोजिशन पे डाल दिया, वो मैं समझता हूँ गलत है। ना वो 1 बिलियन थे जिसका वो खान साहब ने जिक्र कर दिया। इनके एडवाइज़र जो हैं खान साहब के, उनको चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को हकायक बयान करें, फैक्ट्स दें। जब प्राइम मिनिस्टर ओपनली एक स्पीच कर देता है। लेकिन आज तो जो शहजाद अकबर साहब हैं उन्होंने ये कहा है कि ये ब्रॉडशीट के केस में जो फैसला आया लंदन हाई कोर्ट का, तो उसमें तो वो तो दरअसल जो है वो शरीफ फैमिली पर चार्जशीट है। चार्जशीट कोई भी हो मीर साहब, इवन उसी फैसले में 8 शरीफ फैमिली के लोगों को इन्वेस्टिगेट किया गया और हाई कोर्ट ने लिखा कि उसमें कुछ नहीं निकला। अच्छा, कुछ नहीं निकला। अब देखें, प्रिज्यूम कर लेना ये प्रॉपर्टी चोरी के पैसों से है, ऐसा नहीं हो सकता। आपने प्रूफ करना है कि ये पैसे किकबैक्स, करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर गए जिसके तहत उन्होंने प्रॉपर्टीज ली। ये इतना इजी नहीं था। और अभी भी क्योंकि ब्रॉडशीट का इतना कोई बंदा बैकग्राउंड जानने के लिए तैयार नहीं है। वो शख्स कन्विक्टेड है, जेल में भी रहा है, उसका कोई प्रोमिनेंट। मुसावी साहब जो है मुसावी साहब जेल में रहे हैं। क्यों? वो उन पे 2 केसेस थे। जिसमें एक में उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सजा हुई, उसमें भी वो जेल गए। अभी भी जो ब्रॉडशीट है वो लिक्विडेशन में चली गई
और ये जो पैसे हमारी गवर्नमेंट ने पे किए ये लिक्विडेशन बोर्ड के पास गए हैं, ब्रॉडशीट के पास नहीं गए ना। ब्रॉडशीट ने सारों के पैसे देने थे, केमन आइलैंड में लिक्विडेशन के पास ये पैसे गए हैं। सबको जब पेमेंट हो जाएगी अगर उसमें कुछ बचा तो फिर ये मुसावी साहब को मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अच्छा, अब इसमें मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ये बताएं कि आपने दोनों की बात सुनी है, फरक हबीब साहब की भी और मोहसिन बेग साहब की भी। तो आज तमाम दिन शहजाद अकबर साहब जो हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट्स के हवाले से ये कहते रहे हैं कि जनाब, और उन्होंने सेनेट में तकरीर भी किया है कि जनाब शरीफ फैमिली जो है उसके जो एसेट्स हैं वो पता चल गए हैं और ये शरीफ फैमिली बेनकाब हो गई है। तो क्या ये ब्रॉडशीट वाकई मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के खिलाफ एक चार्जशीट है? सर देखें हामिद मीर साहब, बड़ी दिलचस्प आपने प्रोग्राम के शुरू में बात की है और मैं बड़ा एहतराम करता हूं। मैं किसी पे ये बात नहीं करूंगा कि किसी का क्या रोल है या क्या उसका मोटिव है, लेकिन आपने बात तो खुद ही वजाहत कर दी कि वो लोग जो उस वक्त परवेज मुशर्रफ के साथ थे, जो उस वक्त नायब में बैठे हुए थे, जो लॉ मिनिस्ट्री में बैठे हुए थे, शहजाद अकबर और फरोग नसीम साहब, ये लोग हैं बेसिकली जो आज भी इनकी गवर्नमेंट के मामला जो हैं अकाउंटेबिलिटी रिलेटेड, एसेट रिकवरी यूनिट रिलेटेड चला रहे हैं। अब एक चीज जो बड़ी समझने की है और अहम है वो ये है कि ये जो डिजाइन पहले बना था, जब ये एंगेज हुई फर्म, जब उसके साथ एग्रीमेंट्स किए गए सब कुछ, तो ये लोग इन्वॉल्व थे, तो इनका लिंक उसके साथ बहुत पुराना है और उसी को आगे। अच्छा, अगर ये लोग इन्वॉल्व थे तो पहली तो बात ये, राजा साहब एक मिनट, राजा साहब अगर मैंने फरक हबीब साहब को ये कहा है कि आपकी गवर्नमेंट जो है वो परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट को डिसऑन नहीं कर सकती क्योंकि मुशर्रफ दौर के अहम लोग जो हैं वो आपकी हुकूमत में शामिल हैं। लेकिन अगर आप टाइमिंग पे जाएंगे, मेरे पास एग्रीमेंट मौजूद है जो ब्रॉडशीट के और नैब के दरमियान, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान और ब्रॉडशीट के दरमियान हुआ है। इस एग्रीमेंट पे जनरल अमजद साहब की साइन है और जो ये केस है जी ये जून 2000 का है और शहजाद अकबर साहब जो हैं वो 2005 और 2006 में वो नैब में आए थे। लेकिन मैं ये कहना ये चाह रहा हूं कि मुशर्रफ साहब को ये डिसऑन नहीं कर सकते। देखें, हाँ, अब मैं आपने अच्छी बात क्लैरिफाई की, लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर ये लीगल एडवाइस जो थी और फरोग नसीम साहब जो थे वो कहाँ पे थे? वो मुशर्रफ गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, उसका हिस्सा थे, बाद में मुशर्रफ साहब के वकील बन गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये डिसऑन नहीं कर सकते मुशर्रफ साहब को। तो मैं ये बात कर रहा हूं। देखिए, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस डॉक्यूमेंट्स में, ये जो मेरे पास डॉक्यूमेंट है लंदन हाई कोर्ट की, इसमें इसकी बुनियाद पे जो शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि ये शरीफ फैमिली के खिलाफ चार्जशीट है, ये बात दुरुस्त है या नहीं दुरुस्त? देखिए, मैं आपको बताता हूं कि उसी फैसले में वो जिसको चार्जशीट कह रहे हैं, उसी फैसले के बीच में तो एग्जॉनरेट हो गए, क्योंकि ऐसा कोई लिंक, ऐसा कोई राब्ता, ऐसा कोई वास्ता किसी मनी ट्रांजैक्शन का या मनी लॉन्ड्रिंग का या इल गॉटन चीज का या करप्शन का सबूत ये पेश नहीं कर सके वहां पर अदालत में कि ये पैसे या ये जो प्रॉपर्टीज शरीफ फैमिली की हैं ये इल गॉटन गेन से बनाई गई हैं या ये प्रॉपर्टी जो है इलीगली मनी लॉन्डर पैसा हुआ है उससे ये खरीदी गई है। ये चीजें जब एस्टैब्लिश नहीं हुई तो फिर चार्जशीट किस बात की है? ये तो उस कहानी को स्विंग देने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम चीज ये है कि ये जो विच हंट है या जो वाइल्ड गूस चेस करते हैं जाके ऐसे एसेट्स के पीछे और ऐसी कंपनीज को हायर करते हैं, हमें हमेशा से, अब आई एम अ लॉयर, हमें पता होता है कि हम पहले जाके देखते हैं कि लॉ ऑफ द लैंड क्या है। ठीक है, अगर लॉ ऑफ द लैंड के हमारे पास कोई रेमेडी अवेलेबल है, आप मुझे बताएं कि अगर मैंने इस वक्त मलेशिया से पैसे पाकिस्तान में उनको दोबारा से वापस करना है, रिपैट्रिएट कराने हैं, या मैंने वो पैसे इधर से दुबई से कराने, तो वहां पे एक पूरी लीगल रजीम है जिसमें से मुझे गुजर के पैसे पाकिस्तान लाना पड़ेंगे। अच्छा, मोहसिन शाहनवाज राजा साहब, आप सारी बात, आप वकील हैं, आप बड़ी मुहतात गुफ्तगू करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि मोहसिन बेग साहब के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस मामले पे, बाकी सहाफियों के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मुस्लिम लीग नून जो है वो उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आप डिफेंड किए जा रहे हैं। नहीं, मैं इंफॉर्मेशन पे डिफेंड कर रहा, मैं आपको बड़ी सीधी बात बता रहा हूं कि अगर आपके पास
पैसे अगर आपने लाने हैं पाकिस्तान में तो आप प्राइम मिनिस्टर को सब्ज बाग तो मत दिखाएं ना। हाँ, ये बात ठीक है। आप प्राइम मिनिस्टर से दूसरा बात करें जी, इसमें ये आप जो उससे सच अपना बोलें। जो आप 20% मेरे पास दिया बहुत है, कुछ है। मेरे पास तो ब्रॉडशीट के खिलाफ जो फैसला है अमेरिकी अदालत का, वो भी है। नहीं यानी वो कि तो ब्रॉडशीट को इसके साथ भी फ्रॉड करती रही है। देखें ब्रॉडशीट के मुतलका क्या मामलात हैं, क्या नहीं है, मुसावी का क्या बैकग्राउंड है, क्या नहीं है। लेकिन आज अगर आप जो हकीकत चीज़ है कि लंदन की अदालत ने जो ब्रॉडशीट है या कवे मुसावी का बैकग्राउंड नहीं देखा, ये नहीं देखा कि उसने क्या अपना इसका जेल हुई है या नहीं हुई। उन्होंने ये देखा कि इसका एक माहदा हुआ था, ठीक है, उस माहदे के अंदर कुछ बाउंडिंग थी आपके ऊपर कि वो रिवर्स नहीं हो सकता था कॉन्ट्रैक्ट, जिसको उन्होंने देखा। अब उसी में ये आ रहा है कि 7.3 मिलियन की जो सेटलमेंट शहबाज शरीफ करके गए थे नैब के साथ, उसका भी उसने 20% क्लेम डाला हुआ है। जो $160 मिलियन हाईवेज की किकबैक्स इनके खाते की, उसका भी क्लेम डाला हुआ है। इसका जवाब देना, जवाब दे नहीं राजा साहब, इसका जवाब कमाई जा रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं, इसका जवाब दें कि ये सेटलमेंट। देखिए मेरी बात सुने, क्लेम तो मैं डालूंगा कि मेरे पैसे देने हैं इसने अपना मेरे भाई ने ये जो है अपना फरूक हबीब साहब, मेरे क्लेम से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो भाई ये क्लेम उसका एक्सेप्ट किया ना लंदन की अदालत ने, क्या हो गया है? अच्छा चलें, एक मिनट आप एक मिनट राजा साहब एक मिनट, मोहसिन बेग साहब आप बताएं एक मिनट। मोहसिन बेग साहब है ना गैर जानबदार आदमी, ना थर्ड पार्टी हैं, ना मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक रहा है, लेकिन आजकल इंडिपेंडेंट गुफ्तगू करते हैं। आप बताएं इन दोनों में से कौन ठीक है? बेसिकली मीर साहब जो भी उन्होंने क्लेम डाले उसके वो प्रूफ नहीं दे सके, मुसावी साहब नहीं दे सके, बिल्कुल नहीं दे सके। और ये कहना कि जी अगर देखें उस केस को पूरा पढ़ लीजिए, अगर तो मुसावी साहब ने बैंक किया है हमारे जो जीआईटी सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई थी रिपोर्ट उसके ऊपर, जिसमें खोसा साहब को ब्रॉडशीट ने यहाँ लॉयर किया खोसा साहब को और कहा कि वो फैसला जो वॉल्यूम 10 है वो मिल जाए, और वो प्रूफ वो लंदन हाई कोर्ट को देना चाहता था। उसके पास प्रूफ नहीं है। देखिए उन्होंने 1 बिलियन की बात की, सिंगापुर अकाउंट की बात की, लेकिन कहना और बात है, जब तक आप प्रूफ नहीं आज दे दें प्रूफ। आपके ख्याल में ये जो ब्रॉडशीट केस है मैं एक बात ये मुस्लिम लीग नून के खिलाफ नया पनामा केस है या फॉरेन फंडिंग केस जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ पनामा केस है? फॉरेन फंडिंग केस में मीर साहब मैं समझता हूं कि उसमें तहरीक इंसाफ की ये रिस्क है। अच्छा। अगर वो प्रॉपरली फैसला आ गया तो इनके लिए बहुत से मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। गो कि उसको मनूवर किया जा रहा है, कुछ और हल्के भी चाह रहे हैं कि वो केस किसी तरीके से मनूवर हो, उसका फैसला मनूवर हो जाए। लेकिन जहां तक ब्रॉडशीट के और मुसावी साहब के टॉल क्लेम्स हैं उसके पीछे कोई प्रूफ नहीं है। अच्छा, ये बढ़िया हम बात किया और अब इस पे हम बात करते हैं जी अब फॉरेन फंडिंग केस पे। मोहसिन बेग साहब ने बढ़िया हम एक वक्फे का दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदेद। सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या फॉरेन फंडिंग केस तहरीक इंसाफ का पनामा केस तो नहीं बनने वाला? मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि इसको मुनव्वर करने की कोशिश की जा रही है। बात करते हैं जनाब कंवर मोहम्मद दिलशाद साहब से, जो कि साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। कंवर दिलशाद साहब, आपने फॉरेन फंडिंग केस पे काफ़ी कॉलम लिखे हैं। जो आपका लेटेस्ट कॉलम है उसमें आप ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के वकला अमूमन इलेक्शन कमीशन की कमेटी के रूबरू पेश ना होने के लिए अपनी अदालती मसरूफियात का सहारा ले लेते हैं। और फिर आप कहते हैं कि जी अगर पार्टी के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के हवाले से फैसला इलेक्शन एक्ट 2017 की दफ़ा 204 के तहत आता है तो वक्ती तौर पर पार्टी को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचने का एहतमाल है। ये बात आपने क्यों की है? दरअसल बात है कि हमने इस पर बड़े प्रोग्राम किए। आपने 2 साल पहले भी, पिछले साल भी इस पर बड़ी ज़ाहिर है कि आपके कैपिटल टीवी पर मैंने बड़ी बातें आपने की, मैंने भी सुनाई। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जहां तक तहरीक इंसाफ का ये 2014 से ये केस जो है अकबर से बाबर ने दाखिल कराया हुआ है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस साकिब निसार ने को गाइडलाइन दी और उन्होंने कहा जी 5 साल जितने भी पार्टी हैं उनके भी हिसाब जो है वो बाकायदा जांच पड़ताल किए जाए। उस पर फरूक हबीब साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज ग्रुप और इसके साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के भी असासों के बारे में एक दरख्वास्त जमा करवा दी।
अब सामने सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि दोनों तरफ से, लेकिन जहां तक अदालती मामलात में मौखर करने के बारे में है तो 11 अक्टूबर 2019 को उस वक्त के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस सरदार रजा ने बाकायदा एक जजमेंट लिखी कि हमारे मामले में अदालतों से स्टे लिया जा रहा है और तकरीबन 3.5 साल 4.5 साल की वजह से हम इस केस को आगे लेकर नहीं जा सके। लेकिन बहरहाल अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ये बाकायदा एक स्क्रूटनी कमेटी बनी, लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहिए था, जैसे JIT के ऊपर एक मॉनिटरिंग टीम मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किया था, ये बड़ा अहम केस था, इसके ऊपर भी कह देते कि ये इलेक्शन कमीशन का या कोई भी आदमी जो है इसकी मॉनिटरिंग करता रहे और हमें इसकी 15 दिन या महीने के बाद रिपोर्ट पेश करें। लेकिन हमारी जो स्क्रूटनी कमेटी थी उन्होंने 1.5 साल तक इस पर लगाए रखे और अपने फारूक हबीब साहब भी बाकी पार्टी में जाते रहे। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पर हमारा जो इलेक्शन एक्ट जो है 2017 का जो सेक्शन 204, 208, 209, 210 इस पर बड़ी बहस हो चुकी है। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि चंद परसों जो है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये कहा कि मिडिल ईस्ट के 2 ममालिक जो हैं वो नवाज शरीफ की पार्टी को और पीपल्स पार्टी को फंडिंग देते हुए फंडिंग दे रहे हैं। तो ये एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इतना बड़ी बात अहम कह दी कि ये उनके पास का, ये मैं नाम नहीं ले सकता कि ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। तो मैं ये चाहूँगा आपकी वसातत से, आपने बड़ा इस पर काम किया हुआ है, मोहसिन बेग साहब बैठे हुए हैं, हम ये चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212 और उसका C है, उसके तहत आज खुद नोटिस लेकर वो प्राइम मिनिस्टर साहब पूछे कि हमें बताएं कि फंडिंग कैसे आए इन कैमरा में। अच्छा, एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी आज खुद नोटिस ले सकता है? हाँ, वो तो ले सकता है ना, उसके पास बेपनाह इख्तियारात है ना। इलेक्शन एक्ट 2017 ने उनको बेपनाह इख्तियारात दिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर से पूछे कि बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को किस मुल्क ने कितनी रकम दी है? जी हाँ, अगर इसलिए यार बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया ना, प्राइम मिनिस्टर ने नाम लिया है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया ना, तो अगर वो नाम ले देते हैं और सबूत हो जाता है तो पाकिस्तान की 2 बड़ी सियासी पार्टियां जो हैं उसी सेक्शन 212 की C के तहत वो कालादम हो जाएगी और उस पर आर्टिकल 17 जो है पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का वो लागू हो जाएगा कि उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है किसी गैर मुल्क के साथ। तो ये सारे मामले हो जाएंगे। और आपको याद होगा कि जिस वक्त ये आसामा का जो कत्ल के बाद जो ज्वाइंट सेशन हुआ था कौमी असम्बली में, तो वहां भी उस वक्त के DG ISI ने बड़ी अहम बात की थी, वो भी ऑफ द रिकॉर्ड है, इन कैमरा मीटिंग है, वो सब बातें वो भी सामने आ जाएंगी। और इससे पहले 2008 के जो इलेक्शन हुए थे उस वक्त भी ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि एक पार्टी को जो है वो मिडिल ईस्ट से पैसा आया है, बहुत 10 अरब के लगभग। अब इसने जो बात आपने जो बात किया है फारूक हबीब साहब, क्या वज़ीर आज़म साहब ने जो एक दावा किया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को मिडल ईस्ट के 2 मुल्क फंडिंग करते रहे हैं, क्या वो नाम बताएंगे? देखें, बात यह है कि जो वज़ीर आज़म साहब जो बात कर रहे थे वो सहाफ़ियों को इंटरव्यू दे रहे थे, उस हवाले से इलेक्शन कमीशन में डिस्कस जो आजकल ज़ेर बहस केस है फॉरेन फंडिंग, उसका हवाला जिक्र हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि मुझे 2 ममालिक, यानी उन्होंने किसी ख़ास खित्ते का जो है वो नाम नहीं लिया क्योंकि वो एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे है, उन्होंने कहा मुझे 2 ममालिक ने मुझे भी ऑफ़र की थी, मैंने इनकार किया। ठीक है, वो इनको भी फंडिंग करते रहे हैं और साथ में उन्होंने उसका हवाला भी दिया। देखें, अब मामला ये है कि अब तो मामला इलेक्शन कमीशन के सामने है ना। इलेक्शन कमीशन PTI के अकाउंट्स को भी देख रहा है स्क्रूटनी कमेटी, नून लीग पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स को भी देख रही है ये स्क्रूटनी कमेटी। हमने भी अपने सबूत वहां पर जमा करवा दिए हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग भी अपने सबूत वहां पर जमा करवा दे। देखें ना, जब हम पे ये बात करते हैं कि जी इसराइल से फंडिंग ले रहे हैं, ये भारत से फंडिंग ले रहे हैं, तो मुझे आप ये बताएं ना मीर साहब, आप भी बड़ी देर से हमारी सारी सियासत को जो है वो कवर कर रहे हैं, आपका एक बड़ी लंबी सहाफ़ी जदोजहद है। आप देखें कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद अपनी किताब की सफ़ा नंबर 201 रिकन्सिलेशन में ये लिखती हैं कि उसामा बिन लादेन को ने पैसे दिए मियाँ साहब को मेरी हुकूमत गिराने के लिए। बीबी का इंटरव्यू भी मौजूद है, खालिद ख्वाजा की बेगम ने, शमामा खालिद ने उनकी लिखी है, शहीद अमन के नाम से बायोग्राफी लिखी है, उसमें भी वो लिखती हैं कि मियाँ साहब ने पैसे लिए। तो फॉरेन फंडिंग से तो इनकी इब्तिदा हुई थी, ये तो फॉरेन फंडिंग से लेके लोगों की हुकूमतें गिराते रहे। ये आज किस मुंह से बात कर देते हैं? जिनके दौर में जो सैयद अजमल कादरी जो है इसराइल का भी दौरा कराते हैं, जंदाल से भी इनके ताल्लुकात निकल आते हैं, ये हमारे पे बात करते हैं। मैं बड़ा कैटेगोरिक इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसका अभी कंवर दिलशाद साहब हमारे, मैं तो इनको उस्ताद कहता हूँ, हम इनसे हमेशा गाइडलाइन लेते हैं, इनसे सीखते हैं, रहनुमाई हासिल करते हैं। उसी के अंदर जो है इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ये फैसले में हनीफ अब्बासी केस में कह रहा है, जो अकबर एस बाबर के केस की फोटोकॉपी थी,
जो हनीफ अब्बासी लेके गया था, वो ये कहते हैं द एलिगेशन दैट द पीटीआई इज अ फॉरेन एडेड पॉलिटिकल पार्टी कैन अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द पीपीओ बी लेवल्ड ओनली बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर इट्स वैलिडेशन ऑन रेफरेंस मेड टू दिस। तो अब आप कह रहे हैं ये इलेक्शन कमीशन का मामला नहीं है? नहीं, ये तो अभी कमर दिलशाद साहब भी आपको बता देंगे कि ये जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही तो उस वक्त 2016 था। अकबर एस बाबर पिटीशन लेके गए 2014 में। पीएमएलएन आज जो है आप गए 2019 में? नहीं, मैं 2017 में गया। 2017 सुन ले, उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं थी। सुन ले, दूसरी बात यह है कि जो आज जो पीएमएलएन जो है वो मरियम नवाज छोटी बहन बनी हुई है अकबर एस बाबर की, उस वक्त उनकी हुकूमत थी। इतना हमारे इमरान खान के खिलाफ इन्होंने केस और बना दिया था, बनी गाला का। इमरान खान ना वजीर आजम थे ना वजीर आला थे, उस वक्त केस बना लेते। अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि पीटीआई जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल करती है? देखें तारीखें क्यों लेते हैं, वकील क्यों बदलते हैं? मीर साहब, इसको इस अंदाज से भी देखा जा सकता है ना। आप देखें कि जब से स्क्रूटनी कमेटी बनी है, एक रोज पीटीआई की स्क्रूटनी होती है, अगले रोज पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की होती, पैरेलल चल रहा है। किसी वक्त भी हमने स्क्रूटनी कमेटी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली। जहां तक रह गई बात इलेक्शन कमीशन के हवाले से, तो जो कानूनी माहिरीन होते हैं वो हर केस को कानून की नजर से देखते हैं, उसकी मेंटेनेबिलिटी को देखते हैं, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हैं। पनामा केस में आप देखें कि मखदूम 4 वकील बदले मियां साहब ने, अकरम शेख कतरी खत वाले। आप देखें कि तो आप भी मियां साहब की तरह चल रहे हैं। कानूनी माहिरीन की स्ट्रेटजी बता रहा हूं। ठीक है। सलमान, उसके बाद सलमान भट्ट साहब आ गए, मखदूम अली साहब आ गए, ख्वाजा हारिस साहब आ गए, हमारे अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल बन गए थे। अच्छा बेग साहब, आप क्यों कह रहे हैं कि इनके लिए मसला हो सकता है तहरीक इंसाफ के लिए? मसला यही है जी, जो कंवर साहब ने भी उसी को पॉइंट आउट किया। बेसिकली फॉरेन फंडिंग में घपले तो हर जमात में हैं, और वो जो लॉ इलेक्शन कमीशन ने बनाया हुआ वो इतना वेग सा है अनटिल कि आप बहुत हार्ड टाइप ऑफ प्रूफ लेके वहाँ पहुँच जाएं, जो कि एस बाबर साहब ने काफ़ी दिनों से दिया है। अब जो इन्होंने जवाब दाखिल करवाया और जिसमें इन्होंने एडमिट भी किया कि कुछ गलतियां हैं, एजेंटों के जरिए पैसे लिए, एजेंटों के जरिए फंड्स कलेक्ट। मीर साहब, आप खुद अपॉइंट करते हैं, एक बात, और दूसरी बात यह है कि जो एजेंट इन्होंने मुकर्रर किए वो पीटीआई के लोग हैं। वो कोई गोरा एजेंट नहीं है या कोई अफ्रीका का नहीं है, ठीक है ना जी, वो पीटीआई के और पाकिस्तानी लोग हैं। तो बजाय इसके ये कह देना कि जी एजेंटों ने कुछ किया, आया वो पैसे जो आए आपने वापस भेजे, आपने उन लोगों को वापस दे दिए, रिफ्यूज़ कर दिए थैंक यू के साथ कि हम आपकी डोनेशन नहीं ले सकते। ऐसा नहीं हुआ, आपने वो पैसे इस्तेमाल किए, और इस्तेमाल करने के बाद जब ये पॉइंट आउट हो गया तो तब आपने ये इल्ज़ाम अगर उन पे लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा कोर्ट ऑफ लॉ में। अच्छा, मेरी नज़र में। ठीक है, मैं इसको क्विकली रिस्पॉन्स क्विकली देखें। ये जब मनी लॉ, अब दुनिया के अंदर सख्त तरीन कवानीन है, एंटी टेररिज्म फाइनेंस के हवाले से है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से है, वहाँ पे आप फारा के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं एज ए एजेंट। जो बात मोहसिन भाई कर रहे हैं उसमें हकीकत नहीं है। हमने जितने अपने अकाउंट सबमिट किए हैं वो नोटराइज्ड होके आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों के हैं जो $22 मिलियन सालाना इस मुल्क को भेजते हैं। उसमें कोई पैसा जो है वो फॉरेन फंडेड नहीं है, फॉरेन नेशनल का नहीं है, ये हमारा एफिडेविट जमा है वहां। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब से इस पे बिल्कुल बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, ये क्या नई एक रवायत डाल रहे हैं आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आपको बुलाए फॉरेन फंडिंग केस में, तो आप जाने की बजाय कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करेंगे। तो कल जो आपका मुजाहरा है, क्या उससे एक नई रवायत नहीं जन्म लेगी? सर, मैं आपको एक बात हामिद साहब वाज़ेह करता चलूं। पहली तो बात यह है कि जो हमारा मुजाहरा है वो हमारी फॉरेन फंडिंग पे हमें तलब करने पे नहीं है। अच्छा, हमारा जो मुजाहरा है वो जो पाकिस्तान के कानून का जो निज़ाम है, जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम है, जो उसका मजाक तहरीके इंसाफ पिछले 6 साल से उठा रही है, 2014 या 15 जब से अकबर एस बाबर साहब इस काम पर शुरू हैं, उस वक्त से लेके आज तक इसका फैसला नहीं आ सका। कितनी ही हाई कोर्ट में इन्होंने रिट पिटीशनें डाली इस मामले को लटकाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, लेकिन इनको जब आखिर में हर जगह से जवाब हो गया तो अब फिर पीटीआई ने स्क्रूटनी कमेटी में इसको लटकाने के तरीकाकार जो है उसको शुरू किए हुए हैं। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि हम आए हैं सिर्फ इस मकसद के लिए कि इस इशू का फैसला जो है वो 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर आप इस केस को निपटा दें। ठीक है, ये फैसला जो भी वो इलेक्शन कमीशन समझता है वो कर दे। दूसरी एक बात मैं वाज़ेह करना चाहूंगा हामिद साहब, प्रोहिबिटेड फंडिंग या फॉरेन फंडिंग
हमारा मुस्लिम लीग नून की एक, मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का तर्जमान हूं और बिहाफ पे एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहा हूं, आप ये देख लें। हमारे किसी अकाउंट में किसी फॉरेन नेशनल की, किसी मल्टीनेशनल कंपनी की या किसी फॉरेन ओरिजिन रखने वाले लीगल या नेचुरल पर्सन की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ठीक है, हमारे तो ये बात जाके आप इलेक्शन कमीशन को बता दें। जी, दूसरी बात, आज मेरे भाई ने, फरूख हबीब ने माना है कि इसके पास कोई सबूत नहीं है जिस पे ये साबित कर सके कि मुस्लिम लीग नून के अकाउंट में इसका छोटा जल्दी से जवाब देखें, उसको ट्विस्ट ना करें। हाँ। ये इलेक्शन कमीशन के कवानीन, सुन ले, एक मिनट सुन ले, आप सुन लेना, आपके अकाउंट में जो पैसे, एक मिनट ना मोहसिन साहब सुन लें, हमारे खिलाफ एक मिनट आप, मेरा सिर्फ सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि आपके पास कोई सबूत है? सबूत हमने दिए हुए हैं, साथ लगाए हुए हैं। इन्होंने इनके अकाउंट में वो पैसे आए हैं, इन्होंने वो बताने हैं वो पैसे के ज़राए कहां से हैं। अच्छा, वो कहां से आए? मोहसिन बेग साहब, ये जो लड़ाई है ना, ये सियासी लड़ाई है, इसमें लोग जो है वो हमें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि आप ये पार्टियों के लोग जो हैं ये आपस में लड़ना शुरू करते हैं, अवाम के मसाइल रह जाते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा टाइम, सिर्फ ये एहतजाज नहीं कर रही है मुस्लिम लीग नून, एहतजाज नहीं कर रही, और भी बड़े लोग एहतजाज कर रहे हैं। इस्लामाबाद में रोज़ मुजाहरे हो रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक मुजाहरा हुआ जी इस्लामाबाद में, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। पिम्स के मुलाजमीन ने मेडिकल टीचिंग इंस्टीट्यूट MTI ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिम्स अस्पताल से पार्लियामेंट हाउस के सामने तक मार्च किया। मुलाजमीन 50 रोज से एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। हम तो सिर्फ और सिर्फ अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अपने हकूक के साथ साथ हम गरीब लोगों का हक मांग रहे हैं। खुदारा ये जो ऑर्डिनेंस पास किया है इसको वापस लिया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि MTI के तहत अवाम पर मुफ्त इलाज के दरवाजे बंद हो जाएंगे, जबकि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की सरकारी हैसियत भी खत्म हो जाएगी। हुकूमती वज़रा ने इनसे मुलाकातें करके ऑर्डिनेंस में तरमीम लाने के वादे तो किए, लेकिन अमल दरामद होता दिखाई नहीं देता। हम कोई ज़ाती एजेंडा नहीं लेकर आए हुए हैं, हम कोई गलत मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हम मुतालबा ये कर रहे हैं कि MTI के नाम पे जो प्राइवेटाइजेशन की गई है उसको रोकी जाए। हम प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। ये आप देख रहे थे एक मुजाहरा जो है इस्लामाबाद में हुआ, और रोजाना इस तरह के मुजाहरे होते हैं। टीचर्स ने भी मुजाहरा किया। मोहसिन बेग साहब, आखिर में ये बताएं कि ये रोजाना इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने मुजाहरे हो रहे हैं, और ये मुजाहरीन को ने कोई इंतजार नहीं किया कि कब आएगी PDM, कब आएगी मुस्लिम लीग नून। रोज ही आके मुजाहरा कर रहे हैं, कोई इनकी सुनता नहीं। बेसिकली मीर साहब, प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2.5-3 साल से लोगों को उम्मीद थी कि PTI आएगी तो बहुत सारे मसाइल हल होंगे, जैसे कि खान साहब ने लोगों से वादे भी किए, उसी के तहत इनको वोट भी मिले। प्रीवियस गवर्नमेंट्स को लोगों ने थोड़ा सा रिजेक्ट किया कि नई उम्मीद के साथ, नए उमंग के साथ इस्लाहात आएंगी, पाकिस्तान में कोई बेहतरी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और ये जो अब सिस्टम आप देख रहे हैं मुजाहिरीन का, या जो लोग महंगाई से, बेरोज़गारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से तंग हैं, उसमें लग रहा है कि सारा निज़ाम बिखर रहा है। और बेसिकली ये सिस्टम शायद आपको, अगर आपने इस मुल्क को आगे लेके जाना है फ्यूचर में, तो ये आपको सिस्टम बदलना पड़ेगा। इस तरह मुल्क नहीं चलते जिस तरह आज चलाए जा रहे हैं। ये आपकी राय है, इससे बहुत से लोग इत्तेफाक करेंगे, बहुत से लोग इख्तलाफ करेंगे। फरूख हबीब साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मोहसिन बेग साहब और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये इस्लामाबाद में जो रोज़ाना मुजाहरे हो रहे हैं, इनको कम अज़ कम मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि ये साथ ही पार्लियामेंट हाउस है, ये डी चौक है, और जो भी आता है वो मुजाहरा करता है तो आवाज़ें हमें भी आ रही होती हैं। तो जो आवाज़ें हमें आ रही हैं वो इमरान खान साहब को सुनाई क्यों नहीं दे रही? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।